उस रात जिला मुख्यालय के कंट्रोल रूम में सब कुछ सामान्य था। दीवार पर लगी घड़ी की सुइयां धीरे धीरे आगे बढ़ रही थीं, बाहर हल्की ठंडी हवा चल रही थी और सरकारी दफ्तर के गलियारों में वही रोज वाली थकान पसरी हुई थी। ड्यूटी ऑफिसर फाइलों के बीच झुका बैठा था कि तभी अचानक फोन की घंटी इतनी तेज बजी जैसे किसी ने सन्नाटे को चीर दिया हो। उसने रिसीवर उठाया। हेलो, जिला कार्यालय। कौन बोल रहा है? दूसरी तरफ से कोई जवाब नहीं आया, बस किसी लड़की की घुटी हुई सिसकियां सुनाई दे रही थीं। कुछ पल तक वही आवाज चलती रही, जैसे कोई अपने अंदर जमा हुआ दर्द रोक नहीं पा रहा हो। ऑफिसर ने फिर पूछा, कौन है? साफ साफ बोलिए, क्या हुआ है? उधर से टूटी फूटी आवाज आई, साहब, मुझे बचा लीजिए, मैं लुट गई हूं, मैं खत्म हो जाऊंगी। उस आवाज में ऐसा डर था कि कमरे में बैठे बाकी लोग भी चौकन्ने हो गए। ऑफिसर ने कुर्सी सीधी की और थोड़ा नरम स्वर में बोला, घबराइए मत, पहले शांत हो जाइए और बताइए कि हुआ क्या है। लड़की कुछ पल तक रोती रही, फिर जैसे हिम्मत जुटाकर बोली, मैं अपने मायके से ससुराल जा रही थी। रास्ते में रास्ते में पुलिस ने मुझे रोक लिया। यह सुनते ही ऑफिसर का माथा सिकुड़ गया। पुलिस ने? कौन सी पुलिस? कहाँ? लड़की ने रोते रोते बताया, गांव के बाहर जो कच्ची सड़क है, सरसों के खेतों के बीच से जो रास्ता जाता है, वहीं एक पुलिस की गाड़ी खड़ी थी। उन्होंने मुझे रोका, कहा कि मैं चोरी करके भाग रही हूं, मुझे थाने ले जाने की धमकी दी। मैं बहुत डर गई थी साहब। वह रुक गई, जैसे आगे के शब्द उसके गले में अटक गए हों। कमरे में बैठे लोग अब पूरी तरह ध्यान से सुन रहे थे। लड़की ने फिर कहा, मैं नई नवेली दुल्हन हूं, आज ही मायके से लौट रही थी। मेरे गले में शादी के गहने थे, हाथ में चूड़ियां थीं। उन्होंने कहा, अगर जेल नहीं जाना चाहती तो सब कुछ उतार कर दे दो। उसके शब्द कांप रहे थे। मैंने मना किया, बहुत मना किया, लेकिन उन्होंने कहा कि अगर नहीं दिया तो मेरे खिलाफ ऐसा केस लगा देंगे कि जिंदगी भर जेल में सड़ती रहूंगी। साहब, मैं डर गई। मैंने सब कुछ दे दिया, मेरा हार, मेरी अंगूठियां, मेरी चूड़ियां, यहां तक कि जो पैसे मेरे माता पिता ने विदाई में दिए थे, वो भी। फोन के इस तरफ बैठे लोगों को जैसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि कोई पुलिस वाला ऐसा कर सकता है। ऑफिसर ने पूछा, उस पुलिस वाले का नाम पता है? लड़की बोली, लोग उसे इंस्पेक्टर राजवीर कहते हैं। वही रोज उस रास्ते पर खड़ा रहता है, औरतों को रोकता है, उनसे पैसे लेता है। साहब, उसने मुझे भी लूट लिया। फिर अचानक उसकी आवाज टूट गई। अब मैं घर कैसे जाऊं? मैं अपने ससुराल क्या मुंह लेकर जाऊं? मेरे सारे गहने, मेरी इज्जत, सब कुछ चला गया। ऑफिसर कुछ पल के लिए चुप रह गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इस मामले को कैसे संभाले। उसने औपचारिक आवाज में कहा, आप चिंता मत कीजिए, हम जांच करेंगे। लेकिन लड़की ने तुरंत कहा, नहीं साहब, मैंने पहले भी फोन किया था। पुलिस ऑफिस में उन्होंने मेरी बात सुनकर हंस दिया, कहा कि सड़क पर चलना है तो खर्चा पानी देना पड़ेगा। यह सुनते ही कमरे में बैठे दो कर्मचारियों ने एक दूसरे की तरफ देखा। लड़की की आवाज अब लगभग टूट चुकी थी, अगर आज मुझे इंसाफ नहीं मिला तो मैं शायद जिंदा नहीं रह पाऊंगी। उसी समय कंट्रोल रूम के दरवाजे से एक अधिकारी अंदर आई। वह थी जिले की नई डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कविता शर्मा। वह देर रात की फाइलें देखने आई थी, लेकिन फोन की बड़मा रहा, पर हो रही बातचीत सुनकर रुक गई। उसने धीरे से ऑफिसर के हाथ से रिसीवर लिया और शांत लेकिन मजबूत आवाज में कहा, हेलो, मैं जिला मजिस्ट्रेट कविता शर्मा बोल रही हूं। तुम घबराओ मत, मुझे पूरी बात बताओ। उधर से लड़की कुछ पल तक कुछ बोल ही नहीं पाई, जैसे उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी बात इतनी ऊपर तक पहुंच गई है। फिर उसने धीरे धीरे पूरी घटना बतानी शुरू की। उसने बताया कि वह अपने मायके से लौट रही थी, लाल साड़ी पहने, हाथों में मेहंदी अभी तक ताजा थी। रास्ते में अचानक एक काली पुलिस जीप उसके सामने आकर रुकी। उसमें से एक इंस्पेक्टर उतरा, जिसकी आंखों में अजीब सी सख्ती थी। उसने बिना किसी सवाल के कहा कि वह संदिग्ध है और अगर थाने नहीं जाना चाहती तो तुरंत अपने सारे गहने उतार दे। लड़की ने रोते रोते कहा, मैडम, मैंने बहुत विनती की, कहा कि ये मेरी शादी के गहने हैं, लेकिन उसने कहा कि उसे फर्क नहीं पड़ता।
उसने कहा कि अगर मैंने नहीं दिए तो मुझे ऐसी जगह फंसा देगा जहां से मैं कभी बाहर नहीं आ पाऊंगी। कविता शर्मा चुपचाप सुनती रही। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, लेकिन उसकी आंखों में धीरे धीरे एक ठंडा गुस्सा भरने लगा था। लड़की ने आखिरी में कहा, मैडम, अगर आप भी मेरी मदद नहीं कर सकीं तो शायद आज रात मैं जिंदा नहीं बचूंगी। मैं किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रही। कुछ सेकंड के लिए फोन के दोनों तरफ सन्नाटा छा गया। फिर कविता शर्मा ने बहुत धीमी लेकिन बेहद दोनों की दृढ़ आवाज में कहा, तुम अभी कहीं नहीं जाओगी और कोई गलत कदम नहीं उठाओगी। तुम वहीं रुको जहां हो, मैं खुद तुम्हारे पास आ रही हूं। लड़की ने कांपती आवाज में पूछा, मैडम, सच? कविता ने कहा, हां, लेकिन मुझे एक बात बताओ, वह इंस्पेक्टर अभी कहाँ मिलेगा? लड़की ने बताया कि वह अक्सर उसी सड़क के चौराहे पर खड़ा रहता है जहां से खेतों का रास्ता गुजरता है। फोन कट गया, लेकिन कमरे में मौजूद हर व्यक्ति समझ चुका था कि अब कुछ बड़ा होने वाला है। कविता शर्मा ने धीरे से मेज पर रखा फाइल बंद किया और खिड़की के बाहर अंधेरे में झांकने लगी। उसके मन में वही शब्द गूंज रहे थे, खर्चा पानी देना पड़ेगा। उसने मुट्ठी कस ली। उसे यह अच्छी तरह पता था कि अगर एक इंस्पेक्टर इतनी हिम्मत कर रहा है तो इसका मतलब है कि उसके पीछे कोई ना कोई ताकत जरूर है। उसने पीछे मुड़कर अपने स्टाफ की तरफ देखा और शांत स्वर में कहा, आज रात हमें पता लगाना होगा कि इस जिले में कानून चलता है या डर। कमरे में बैठे लोग एकदम खड़े हो गए, लेकिन किसी को अभी यह नहीं पता था कि आने वाली रात सिर्फ एक भ्रष्ट इंस्पेक्टर की किस्मत नहीं बदलने वाली थी, बल्कि पूरे जिले के पुलिस सिस्टम का सच भी उजागर करने वाली थी। बाहर सड़क पर दूर कहीं एक पुलिस जीप की हेडलाइट चमकी और उसी क्षण कविता शर्मा के मन में एक फैसला पूरी तरह साफ हो चुका था। आज रात वह सिर्फ जिला मजिस्ट्रेट नहीं बनने वाली थी। आज रात वह एक ऐसी गवाह बनने वाली थी जो अपने ही जिले में छिपे अंधेरे को पकड़कर उजाले में खड़ा कर देगी। और कहीं उसी अंधेरी सड़क पर सरसों के खेतों के बीच इंस्पेक्टर राजवीर सिंह को अभी तक जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसने जिस लड़की को लूटा है उसकी आवाज सीधे उस इंसान तक पहुंच चुकी है जो उसकी पूरी दुनिया उलट देने वाली है। फोन कटने के बाद कंट्रोल रूम में कुछ क्षणों तक गहरा सन्नाटा छाया रहा। कमरे में मौजूद हर व्यक्ति समझ रहा था कि अभी अभी जो कहानी उन्होंने सुनी है वह कोई मामूली शिकायत नहीं थी। यह सिर्फ एक लड़की की लूट नहीं थी, यह उस भरोसे पर हमला था जो आम लोग वर्दी देखकर करते हैं। कविता शर्मा धीरे धीरे खिड़की के पास गई और बाहर अंधेरे में फैली सड़क को देखने लगी। दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज आ रही थी और हवा में सरसों के खेतों की हल्की गंध घुली हुई थी। उसने मन ही मन सोचा कि इस जिले में आए हुए उसे अभी कुछ ही महीने हुए हैं, लेकिन इतने कम समय में भी उसने कई ऐसी बातें महसूस कर ली थीं जिनमें कुछ न कुछ गलत जरूर था। कई बार शिकायतें आती थीं, कई बार अफवाहें सुनाई देती थीं, लेकिन हर बार सबूत की कमी या सिस्टम की दीवारें सच को ढक देती थीं। आज पहली बार ऐसा लगा कि सच खुद चलकर उसके सामने आ खड़ा हुआ है। उसने मेज पर रखी फाइलें बंद कीं और कंट्रोल रूम में मौजूद अधिकारी से पूछा, उस लड़की ने जो नाम लिया, इंस्पेक्टर राजवीर सिंह, उसके बारे में रिकॉर्ड निकालो। कुछ ही मिनटों में कंप्यूटर स्क्रीन पर राजवीर सिंह की प्रोफाइल सामने थी। वह पिछले 8 साल से इसी जिले में अलग अलग थानों में तैनात रहा था। उसके खिलाफ कोई बड़ी कार्रवाई दर्ज नहीं थी, लेकिन छोटी छोटी शिकायतों का एक लंबा सिलसिला जरूर था। कहीं लिखा था कि उसने ट्रक वालों से पैसे वसूले, कहीं लिखा था कि उसने गांव के एक किसान को बेवजह थाने में बैठा लिया था। हर शिकायत के सामने एक ही शब्द लिखा था, निस्तारित। कविता शर्मा ने स्क्रीन को ध्यान से देखा और धीमे से कहा, इतनी शिकायतें और हर बार मामला खत्म? उसके स्वर में सवाल से ज्यादा शक था। उसने तुरंत आदेश दिया, एसपी महेंद्र चौहान को फोन मिलाइए। कुछ देर बाद लाइन जुड़ी। उधर से नींद भरी आवाज आई, हेलो। जी मैडम, कविता ने बिना भूमिका के पूछा। महेंद्र जी, इंस्पेक्टर राजवीर सिंह इस समय किस थाने में पोस्टेड है? उधर कुछ पल की चुप्पी रही, जैसे एसपी अचानक पूछे गए सवाल से थोड़ा चौंक गया हो। फिर उसने कहा, मैडम, वह देवगढ़ रोड चौकी का इंचार्ज है। कोई समस्या है क्या? कविता ने शांत स्वर में कहा,
अभी थोड़ी देर पहले एक लड़की का फोन आया था। उसका कहना है कि उसी इंस्पेक्टर ने उसे रास्ते में रोककर उसके सारे गहने और पैसे ले लिए। उधर से हल्की सी हंसी सुनाई दी, जैसे बात को गंभीरता से नहीं लिया गया हो। एसपी बोला, मैडम, आप तो जानती ही हैं, रात के समय लोग तरह तरह की कहानियां बना लेते हैं। हो सकता है किसी ने उसे डराया हो और उसने पुलिस का नाम ले लिया हो। कविता ने धीरे से कहा। उसने बहुत साफ साफ बताया कि इंस्पेक्टर राजवीर सिंह ने खुद उसे रोका। एसपी ने थोड़ा झुंझलाकर जवाब दिया, मैडम, वह रास्ता थोड़ा संवेदनशील है। वहां पुलिस गश्त करती रहती है। कभी कभी लोग सुरक्षा को भी गलत समझ लेते हैं। हो सकता है इंस्पेक्टर ने सिर्फ पूछताछ की हो और लड़की ने उसे गलत समझ लिया हो। यह सुनते ही कविता की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं। उसने फिर पूछा, और अगर वह सच बोल रही हो तो? एसपी ने कुछ सेकंड चुप रहकर कहा, मैडम, देखिए, गांव की लड़कियां कभी कभी डर जाती हैं। पुलिस अगर उन्हें रोककर पूछताछ कर ले तो उन्हें लगता है कि उनके साथ गलत हो गया। लेकिन आप चिंता मत कीजिए, मैं सुबह तक इस मामले को देख लूंगा। कविता ने फोन पर गहरी सांस ली। उसे महसूस हो रहा था कि बात को हल्का करने की कोशिश की जा रही है। उसने एक और सवाल पूछा, क्या आपके पास पहले भी राजवीर के खिलाफ ऐसी कोई शिकायत आई है? एसपी ने तुरंत जवाब दिया, मैडम, छोटी मोटी शिकायतें तो हर पुलिस वाले के खिलाफ आती रहती हैं। अगर हर शिकायत को सच मान लिया जाए तो पुलिस काम ही नहीं कर पाएगी। कमरे में मौजूद अधिकारी यह बातचीत सुन रहे थे और धीरे धीरे माहौल और भारी होता जा रहा था। कविता ने आखिर में शांत लेकिन बेहद ठंडे स्वर में कहा, ठीक है महेंद्र जी, फिलहाल आप आराम कीजिए, मैं सुबह आपसे फिर बात करूंगी। उसने फोन रख दिया। कुछ सेकंड तक वह बिल्कुल चुप खड़ी रही। उसके मन में अब एक बात लगभग साफ हो चुकी थी। यह मामला सिर्फ एक इंस्पेक्टर की हरकत का नहीं है। इसके पीछे कहीं ना कहीं पूरे सिस्टम की ढीलापन या शायद मिलीभगत भी हो सकती है। उसने कंट्रोल रूम में मौजूद अधिकारियों की तरफ देखा और पूछा, देवगढ़ रोड वाली चौकी यहां से कितनी दूर है? एक अधिकारी ने तुरंत जवाब दिया, करीब 15 किलोमीटर मैडम, खेतों के रास्ते से। कविता ने सिर हिलाया और धीरे से बोली, वह लड़की अभी भी वहीं है, सरसों के खेतों के पास। उसने मेज पर रखे नक्शे को देखा और उस सड़क को ढूंढने लगी जिसके बारे में लड़की ने बताया था। नक्शे में वह सड़क एक पतली सी लाइन की तरह दिख रही थी जो गांवों के बीच से निकलती हुई दूर तक जाती थी। उस रास्ते के आसपास कोई बड़ी बस्ती नहीं थी, सिर्फ खेत थे और कुछ छोटे छोटे कच्चे घर। कविता ने नक्शे पर उंगली रखते हुए कहा, अगर कोई इंस्पेक्टर यहां खड़ा होकर लोगों को रोकता है तो शायद ही कोई उसकी शिकायत करने की हिम्मत करे। कमरे में बैठे एक अधिकारी ने धीरे से कहा, मैडम, गांवों में लोग पुलिस से बहुत डरते हैं। अगर वर्दी वाला कुछ कह दे तो लोग बिना सवाल किए मान लेते हैं। कविता ने उसकी तरफ देखा और पूछा, और अगर वही वर्दी गलत काम करने लगे तो? उस सवाल का जवाब किसी के पास नहीं था। कुछ देर बाद उसने एक फैसला लिया। उसने धीरे धीरे कहा, अगर हम सीधे पुलिस फोर्स लेकर वहां जाएंगे तो राजवीर सतर्क हो जाएगा। वह कुछ भी कर सकता है, बहाना बना सकता है, सबूत छुपा सकता है। उसने मेज पर रखी कलम उठाई और उसे उंगलियों में घुमाते हुए बोली, लेकिन अगर हम उसे उसी हालत में पकड़ें जिसमें वह लोगों को लूटता है, तब? कमरे में मौजूद अधिकारी एक दूसरे को देखने लगे। किसी को ठीक ठीक समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या सोच रही है। कविता ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, मुझे उस इंस्पेक्टर से मिलना होगा, लेकिन जिला मजिस्ट्रेट बनकर नहीं। एक अधिकारी ने चौंक कर पूछा, मैडम, आपका मतलब? कविता ने खिड़की से बाहर अंधेरे में झांकते हुए कहा, उस लड़की ने सही कहा था। अगर मैं अपने पूरे काफिले के साथ जाऊंगी तो वह दूर से ही सलाम ठोक देगा और सारी सच्चाई छिप जाएगी। लेकिन अगर मैं एक आम महिला की तरह उस सड़क से गुजरूं? उसके शब्द अधूरे रह गए, लेकिन अब कमरे में मौजूद हर व्यक्ति समझ चुका था कि वह क्या करने वाली है। बाहर रात और गहरी हो चुकी थी। दूर कहीं खेतों के बीच से गुजरती सड़क पर हल्की धुंध उतरने लगी थी और उसी सड़क के पास, देवगढ़ चौकी से कुछ दूर, इंस्पेक्टर राजवीर सिंह अपनी जीप के सहारे खड़ा सिगरेट पी रहा था। उसके साथ 2 कांस्टेबल भी थे जो ऊबकर सड़क की तरफ देख रहे थे। राजवीर ने सिगरेट का लंबा कश लिया और हंसते हुए बोला, आज तो लगता है किस्मत सो गई है, सुबह से एक भी ढंग का शिकार नहीं मिला। कांस्टेबल ने हंसते हुए कहा, साहब, रात अभी बाकी है,
कोई ना कोई तो फंसेगा ही। राजवीर ने अंधेरे में फैली सड़क को देखा और मुस्कुराया। उसे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि कुछ ही देर में उसी सड़क से एक ऐसी गाड़ी गुजरने वाली है जो उसकी जिंदगी की दिशा हमेशा के लिए बदल देगी। वहीं दूसरी तरफ जिला मुख्यालय में कविता शर्मा ने धीरे से कहा, गाड़ी तैयार कराइए, लेकिन बिना किसी सरकारी निशान के। उसके चेहरे पर अब गुस्सा नहीं था, सिर्फ एक ठंडा और सख्त निर्णय था। उसने आखिरी बार नक्शे पर नजर डाली और मन ही मन सोचा, आज रात सच सामने आएगा, चाहे उसके लिए कितनी भी दूर क्यों न जाना पड़े। जिला मुख्यालय की इमारत के बाहर रात और गहरी हो चुकी थी। आसमान में बादलों की हल्की परत थी और चांद की रोशनी खेतों के ऊपर फैली धुंध में धुंधली पड़ रही थी। पार्किंग में खड़ी गाड़ियों की कतार के बीच एक सफेद एसयूवी धीरे धीरे आगे लाई जा रही थी। यह कोई सरकारी काफिले वाली गाड़ी नहीं थी। उस पर न तो लाल बत्ती थी और न ही कोई सरकारी निशान। बिल्कुल साधारण, जैसे किसी आम महिला की निजी कार हो। कविता शर्मा इमारत की सीढ़ियों से नीचे उतरी तो उसके साथ सिर्फ 2 अधिकारी थे जिन्हें उसने भरोसे में लिया था। बाकी स्टाफ को सिर्फ इतना बताया गया था कि वह किसी जरूरी निरीक्षण पर जा रही हैं। उसने चलते चलते धीमी आवाज में कहा, ध्यान रखना, आज की रात किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि मैं कहां जा रही हूं। दोनों अधिकारियों ने सिर हिलाकर हामी भरी। उनमें से एक ने हिचकते हुए कहा, मैडम, क्या यह थोड़ा जोखिम भरा नहीं है? अगर इंस्पेक्टर सच में उतना ही खतरनाक है जितना शिकायत में बताया गया है तो। कविता ने उसकी बात बीच में ही रोक दी और शांत स्वर में बोली, जो लोग रोज उस सड़क से गुजरते हैं उनके लिए यह जोखिम हर दिन का हिस्सा है। अगर एक अधिकारी होने के बावजूद मैं उस डर को महसूस नहीं कर सकती तो फिर मुझे इस कुर्सी पर बैठने का कोई हक नहीं है। उसके शब्दों में न गुस्सा था न उत्तेजना, लेकिन उनमें ऐसी दृढ़ता थी कि आगे कुछ कहने की हिम्मत किसी में नहीं हुई। उसने गाड़ी का दरवाजा खोला और अंदर बैठने से पहले एक बार फिर अपने कपड़ों पर नजर डाली। उसने जानबूझकर बहुत साधारण साड़ी पहनी थी, गले में हल्की सी चेन और हाथ में सिर्फ एक पतली अंगूठी। उसके बाल भी खुले नहीं थे, बल्कि ढीले से जूड़े में बंधे थे। देखने वाला कोई भी व्यक्ति उसे किसी गांव की या शहर से लौटती आम महिला ही समझता। उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा, आज रात मैं जिला मजिस्ट्रेट नहीं हूं, बस एक आम औरत हूं जो घर लौट रही है। गाड़ी धीरे धीरे आगे बढ़ी और कुछ ही मिनटों में शहर की रोशनी पीछे छूट गई। सड़क अब संकरी हो चुकी थी और दोनों तरफ फैले खेतों के बीच से गुजर रही थी। कहीं कहीं दूर छोटे छोटे घरों की मध्यम रोशनी दिखाई देती थी, लेकिन ज्यादातर जगहें अंधेरे में डूबी थीं। हवा में मिट्टी और सरसों के फूलों की खुशबू थी। कविता ने खिड़की के बाहर देखा और सोचा कि दिन में यही रास्ता कितना शांत और सुंदर लगता होगा, लेकिन रात के इस सन्नाटे में इसमें एक अजीब सा डर छिपा हुआ है। सामने ड्राइविंग सीट पर बैठा अधिकारी धीमी गति से गाड़ी चला रहा था। उसने धीरे से पूछा, मैडम, क्या आपको लगता है कि वह सच में वहीं मिलेगा? कविता ने जवाब दिया, अगर वह रोज लोगों को रोकता है तो आज भी होगा। ऐसे लोग अपनी आदत नहीं बदलते। कुछ देर तक गाड़ी बिना किसी आवाज के चलती रही। फिर कविता ने पीछे बैठे दूसरे अधिकारी से कहा, तुम लोग थोड़ी दूरी बनाकर चलोगे? अगर सब कुछ योजना के मुताबिक हुआ तो तुम्हें तभी आगे आना है जब मैं संकेत दूं। अधिकारी ने पूछा, और अगर स्थिति नियंत्रण से बाहर हो जाए? कविता ने बिना घबराहट के कहा, तो वही होगा जो हर आम आदमी के साथ होता है, लेकिन मुझे भरोसा है कि बात वहां तक नहीं जाएगी। उसकी आवाज में ऐसा आत्मविश्वास था कि दोनों अधिकारी चुप हो गए। उधर देवगढ़ रोड के उस सुनसान मोड़ पर इंस्पेक्टर राजवीर सिंह अपनी जीप के बात बनकर देख बात किया है पास खड़ा था। उसने दूसरी सिगरेट जलाई और सड़क की तरफ देखते हुए जम्हाई ली। उसके साथ खड़ा कांस्टेबल राकेश बोला, साहब, आज तो लगता है सच में कोई नहीं आने वाला। राजवीर ने मुस्कुराते हुए कहा, तुझे जल्दी क्या है? रात अभी जवान है और यह सड़क कभी खाली नहीं रहती। कोई ना कोई जरूर आएगा। उसने सिगरेट का धुआं हवा में छोड़ते हुए कहा, और जितनी देर से शिकार मिलता है उतना ही मोटा होता है। दोनों कांस्टेबल हंस पड़े। उन्हें यह सब अब सामान्य लगने लगा था। कई महीनों से यही उनका रोज का काम था। कभी ट्रक वालों से पैसे,
कभी मोटरसाइकिल वालों से जुर्माने के नाम पर वसूली और कभी अकेली औरतों को डराकर गहने उतरवा लेना। राजवीर को पूरा भरोसा था कि कोई उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ऊपर तक उसका हिस्सा जाता था, और जब ऊपर वाले ही आंखें बंद कर लें तो नीचे वाले की कौन सुनेगा। उसी समय दूर सड़क के मोड़ पर हेडलाइट की हल्की रोशनी दिखाई दी। राकेश ने तुरंत कहा, साहब, कोई गाड़ी आ रही है। राजवीर ने आंखें सिकोड़ कर देखा। अंधेरे में सफेद रंग की एसयूवी धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रही थी। उसने सिगरेट जमीन पर फेंकते हुए कहा, देखा, कहा था ना कि रात खाली नहीं जाएगी। उसने जीप के पास खड़े होकर अपनी टोपी सीधी की और सड़क के बीच में आकर खड़ा हो गया। गाड़ी करीब आती जा रही थी। हेडलाइट की रोशनी में उसका चेहरा साफ दिखाई देने लगा था। उसने हाथ उठाकर इशारा किया, रुको। उधर गाड़ी के अंदर बैठी कविता शर्मा ने दूर खड़े पुलिस वालों को देख लिया था। उसने धीरे से कहा, लगता है हम सही जगह आ गए हैं। ड्राइवर ने हल्का ब्रेक दबाया और गाड़ी धीमी हो गई। कविता ने खिड़की से बाहर देखा। सड़क के बीच खड़ा इंस्पेक्टर हाथ उठाकर रुकने का इशारा कर रहा था। उसके चेहरे पर वही घमंड भरी मुस्कान थी जो अक्सर उनके था लोगों के चेहरे पर होती है, जिन्हें लगता है कि उनके ऊपर कोई कानून नहीं है। गाड़ी कुछ फीट दूर रुक गई। राजवीर धीरे धीरे आगे बढ़ा और खिड़की के पास आकर झुका। उसकी आंखें तुरंत गाड़ी के अंदर बैठे व्यक्ति को परखने लगीं। उसने देखा कि ड्राइवर के अलावा अंदर एक महिला बैठी है, साड़ी पहने, साधारण सी दिखने वाली। उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा, मैडम, इतनी रात को अकेली कहाँ जा रही हैं? कविता ने उसकी तरफ देखा, लेकिन कोई जवाब नहीं दिया। राजवीर ने फिर कहा, यह इलाका थोड़ा असुरक्षित है। रात में यहां बहुत वारदातें होती हैं। अच्छा हुआ कि आप मेरी नजर में आ गईं। उसके शब्दों में चिंता कम और बनावटी मिठास ज्यादा थी। कविता ने धीरे से कहा, मैं बस अपने घर जा रही हूं। रास्ता क्यों रोका आपने? राजवीर ने मुस्कुराकर कहा, रूटीन चेकिंग है मैडम। आप जानती ही होंगी, पुलिस की जिम्मेदारी होती है कि लोगों की सुरक्षा करे। उसके पीछे खड़े कांस्टेबल भी अब गाड़ी के पास आ चुके थे। राजवीर की नजर अचानक कविता के हाथ पर पड़ी, जहां हल्की सी सोने की अंगूठी चमकता रही थी। फिर उसकी नजर गाड़ी के अंदर घूमी और उसे सीट पर रखा पर्स दिखाई दिया। उसके चेहरे पर एक हल्की सी चमक आ गई। उसने आवाज थोड़ी सख्त करते हुए कहा, मैडम, जरा गाड़ी से बाहर आइए, हमें कुछ पूछताछ करनी है। गाड़ी के अंदर बैठे अधिकारी ने कविता की तरफ देखा, जैसे पूछ रहा हो कि अब क्या करना है। कविता ने बहुत हल्की आवाज में कहा, यहीं से शुरू होता है सच। और उसने दरवाजा खोलने के लिए हाथ बढ़ा दिया। उसी पल सड़क के उस सुनसान मोड़ पर हवा और ठंडी हो गई, जैसे रात खुद भी यह देखने के लिए रुक गई हो कि आगे क्या होने वाला है। सड़क के बीचों बीच खड़ी सफेद एसयूवी का दरवाजा धीरे धीरे खुला और कविता शर्मा बाहर उतरी। रात की ठंडी हवा उसके चेहरे से टकराई। चारों तरफ फैले सरसों के खेतों में हल्की सरसराहट थी और दूर कहीं कुत्ते के भौंकने की आवाज सुनाई दे रही थी। सामने खड़ा इंस्पेक्टर राजवीर सिंह उसे ऊपर से नीचे तक गौर से देख रहा था। उसकी नजरों में वह परिचित घमंड था जो अक्सर उन लोगों में होता है जिन्हें लगता है कि उनके सामने खड़ा इंसान उनसे कमजोर है। उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा, मैडम, रात के इस समय अकेले सफर करना ठीक नहीं होता। इस इलाके में बहुत घटनाएं होती रहती हैं। हम तो आपकी सुरक्षा के लिए ही यहां खड़े हैं। उसके पीछे खड़े कांस्टेबलों ने भी सहमति में सिर हिलाया, जैसे वे सचमुच जनता की रक्षा के लिए ही वहां मौजूद हों। कविता ने शांत स्वर में कहा, अगर आप सुरक्षा के लिए खड़े हैं तो रास्ता रोकने की क्या जरूरत थी? मैं बस अपने घर जा रही हूं। राजवीर ने एक कदम और आगे बढ़ते हुए कहा, देखिए मैडम, यह रूटीन चेकिंग है। हमें हर गाड़ी की जांच करनी पड़ती है। आप समझदार लगती हैं, इसलिए बेवजह बहस करने की जरूरत नहीं है। बस कुछ सवालों के जवाब दे दीजिए और आप जा सकती हैं। उसके शब्दों में विनम्रता थी, लेकिन आवाज के नीचे छिपी कठोरता साफ महसूस हो रही थी। कविता ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, क्या पूछना है? राजवीर ने हल्का सा सिर झुकाकर गाड़ी के अंदर झांका और बोला, पहले यह बताइए कि आप इतनी रात को कहां से आ रही हैं और कहां जा रही हैं? कविता ने वही जवाब दिया जो उसने पहले से सोच रखा था, मैं शहर से लौट रही हूं।
गांव में मेरा घर है। राजवीर ने धीमे से मुस्कुराया, जैसे उसे यह जवाब पसंद नहीं आया हो। उसने कहा, गांव की औरतें इतनी महंगी गाड़ियों में नहीं घूमती, मैडम। उसके शब्दों के साथ ही उसके चेहरे की बनावटी विनम्रता धीरे धीरे गायब होने लगी। अब उसकी आवाज में वही सख्ती लौट रही थी जो कुछ देर पहले फोन पर बताई गई कहानी में सुनाई दी थी। उसने अचानक कहा, मैडम, हमें सूचना मिली है कि इस इलाके में चोरी की कुछ घटनाएं हुई हैं। इसलिए हमें शक है कि आपकी गाड़ी में कुछ अवैध सामान हो सकता है। बेहतर होगा कि आप सहयोग करें। कविता ने बिना घबराहट के कहा, अगर आपको जांच करनी है तो कीजिए, लेकिन इस तरह सड़क के बीच रोककर डराने की जरूरत नहीं है। राजवीर की आंखों में हल्की चिंगारी सी चमकी। उसने कांस्टेबलों की तरफ देखा और फिर बोला, लगता है मैडम को नियम समझाने पड़ेंगे। उसने हाथ उठाकर इशारा किया और दो कांस्टेबल गाड़ी के पास आ गए। उनमें से एक ने दरवाजा खोलकर सीट के नीचे और पीछे देखने का नाटक किया। राजवीर उसी दौरान कविता के करीब आ गया। उसकी नजर अब सीधे उसके करीब करेंगे हाथों और गले पर थी, जैसे वह हर छोटी चीज का हिसाब लगा रहा हो। उसने धीमी आवाज में कहा, मैडम, सच बताइए, आपने रास्ते में कुछ उठाया तो नहीं? कभी कभी लोग छोटी मोटी चीजें उठा लेते हैं और बाद में मुसीबत में पड़ जाते हैं। कविता ने कहा, आप जो कहना चाहते हैं साफ साफ कहिए। राजवीर अब मुस्कुराया नहीं। उसने सीधा कहा, देखिए, अगर हमें आपको थाने ले जाना पड़ा तो मामला बहुत बिगड़ सकता है, लेकिन अगर आप समझदारी दिखाएं तो बात यहीं खत्म हो सकती है। उसके शब्द अब किसी सौदे की तरह लग रहे थे। कविता ने पूछा, और वह समझदारी क्या होगी? राजवीर ने चारों तरफ देखा, जैसे यह सुनिश्चित कर रहा हो कि आसपास कोई और नहीं है। फिर वह थोड़ा झुककर बोला, जो भी कीमती चीज आपके पास है उसे यहीं छोड़ दीजिए और आराम से अपने रास्ते चली जाइए, नहीं तो हमें मजबूरन आपको हिरासत में लेना पड़ेगा। सड़क के उस सुनसान मोड़ पर कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। हवा में सरसों के फूलों की खुशबू के साथ अब एक तनाव भी तैर रहा था। गाड़ी के अंदर बैठा अधिकारी यह सब देख रहा था, लेकिन कविता ने उसे हल्के से हाथ उठाकर चुप रहने का संकेत दिया। उसने राजवीर की आंखों में देखते हुए कहा, आप एक पुलिस अधिकारी हैं। क्या आपको नहीं लगता कि आप अपनी सीमा पार कर रहे हैं? राजवीर हंस पड़ा। उसकी हंसी में तिरस्कार था। उसने कहा, सीमा? मैडम, इस सड़क पर मेरी ही सीमा चलती है। यहां मैं तय करता हूं कि कौन जाएगा और कौन नहीं। उसने फिर कठोर आवाज में कहा, अब आखिरी बार कह रहा हूं, जो भी गहने या पैसे हैं उतार कर दे दीजिए और यह गाड़ी यहीं छोड़ दीजिए, वरना अभी थाने चलिए। कविता ने शांत स्वर में कहा, और अगर मैं मना कर दूं तो? राजवीर ने तुरंत जवाब दिया, तो हम आपको गिरफ्तार करेंगे। और विश्वास मानिए, थाने पहुंचने के बाद आप खुद ही मान जाएंगी। उसके इशारे पर कांस्टेबल आगे बढ़े और उन्होंने गाड़ी का दरवाजा पूरी तरह खोल दिया। उनमें से एक ने सख्ती से कहा, मैडम, कृपया अंदर बैठिए, हमें आपको चौकी ले जाना पड़ेगा। कविता ने एक पल के लिए आसमान की तरफ देखा। उसे पता था कि योजना का सबसे कठिन हिस्सा अब शुरू हो चुका है। उसने बिना विरोध किए गाड़ी में वापस बैठते हुए कहा, ठीक है, अगर आपको लगता है कि यही सही है तो चलिए। राजवीर के चेहरे पर संतोष की मुस्कान आ गई। उसने अपने कांस्टेबलों से कहा, देखा, समझदार लोग जल्दी मान जाते हैं। कुछ ही मिनटों में गाड़ी देवगढ़ चौकी की ओर बढ़ रही थी। रात और भी गहरी हो गई थी और सड़क अब पूरी तरह सुनसान थी। चौकी के बाहर पहुंचते ही राजवीर ने आदेश दिया, इसे अंदर ले जाओ। कविता को उतारकर सीधे एक छोटे से कमरे में ले जाया गया जो लॉकअप के पास था। वहां एक लोहे की सलाखों वाली कोठरी थी जिसमें अक्सर छोटे अपराधियों को रखा जाता था। राजवीर ने कुर्सी खींचकर सामने बैठते हुए कहा, मैडम, अब भी मौका है। अगर आप अपनी गाड़ी की चाबी और गहने हमें दे दें तो हम आपको जाने दे सकते हैं। कविता ने उसे देखा और धीरे से कहा, आप जो कर रहे हैं उसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। राजवीर ने जोर से हंसते हुए कहा, अंजाम? इस जिले में मेरा कुछ नहीं बिगड़ सकता। उसने कांस्टेबल को इशारा किया, लॉकअप खोलो। कुछ ही सेकंड में लोहे का दरवाजा खुला और कविता को अंदर बंद कर दिया गया। राजवीर ने सलाखों के बाहर खड़े होकर कहा, सुबह तक यहां रहोगी तो खुद ही समझ जाओगी कि समझदारी किसे कहते हैं।
उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि जिस महिला को वह अभी कैद कर रहा है वही कुछ ही देर में उसकी पूरी दुनिया बदलने वाली है। देवगढ़ चौकी के उस छोटे से कमरे में हल्की पीली रोशनी जल रही थी। दीवारों पर पुराने पोस्टर टंगे थे जिन पर कानून और सुरक्षा के बड़े बड़े नारे लिखे थे, लेकिन कमरे की हालत देखकर साफ लग रहा था कि उन शब्दों की यहां कोई कीमत नहीं थी। लोहे की सलाखों के पीछे खड़ी कविता शर्मा शांत नजरों से पूरे कमरे को देख रही थी। उसके चेहरे पर डर का कोई भाव नहीं था, लेकिन वह बिल्कुल चुप थी, जैसे वह हर छोटी बात को ध्यान से याद कर रही हो। बाहर इंस्पेक्टर राजवीर सिंह अपनी कुर्सी पर बैठा था और मेज पर उंगलियां थपथपा रहा था। उसकी नजर बार बार लॉकअप की तरफ जा रही थी। कुछ देर बाद वह उठकर सलाखों के पास आया और हल्की मुस्कान के साथ बोला, तो मैडम, अब क्या फैसला है? अभी भी समय है। गाड़ी की चाबी और जो भी कीमती चीजें हैं हमें दे दीजिए और आराम से घर चली जाइए। कविता ने बिना घबराए कहा, आपको लगता है कि आप जो कर रहे हैं वह हमेशा छिपा रहेगा? राजवीर ने ठहाका लगाया। उसकी हंसी पूरे कमरे में गूंज गई। उसने कहा, मैडम, आप शायद इस इलाके को नहीं जानती। यहां जो मैं चाहता हूं वही होता है, और अगर कोई शिकायत भी करे तो ऊपर तक पहुंचने से पहले ही मामला खत्म हो जाता है। उसने गर्व से कहा, इस जिले में मेरी पकड़ बहुत मजबूत है। कविता ने धीरे से कहा, हर पकड़ एक दिन ढीली पड़ती है। राजवीर ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। उसने कांस्टेबल राकेश को आवाज दी, अरे ओ राकेश, इस मैडम को कुछ खाने को दे दे। कहीं भूख से बेहोश हो गई तो हमें ही झंझट होगा। राकेश पीछे वाले कमरे से एक प्लेट लेकर आया जिसमें ठंडा और बाजी खाना पड़ा था। उसने सलाखों के अंदर प्लेट सरकाते हुए कहा, लो मैडम, यहां 5 स्टार होटल जैसा खाना तो नहीं मिलेगा। कविता ने प्लेट की तरफ देखा भी नहीं। राजवीर ने व्यंग्य से कहा, देखा, अभी भी अकड़ बाकी है। उसने कुर्सी पर बैठते हुए कहा, सुबह तक यही अकड़ खत्म हो जाएगी। उसी समय बाहर से एक गाड़ी के इंजन की आवाज सुनाई दी। चौकी के बाहर अचानक रोशनी फैली। कांस्टेबल ने खिड़की से झांककर देखा और थोड़ा घबराकर बोला, साहब, लगता है कोई गाड़ी आई है। राजवीर ने लापरवाही से कहा, आने दे, शायद कोई पेट्रोलिंग वाली टीम होगी। लेकिन कुछ ही सेकंड बाद चौकी के बाहर 2 और गाड़ियों के रुकने की आवाज आई। दरवाजे के पास खड़े सिपाही ने अंदर आकर कहा, साहब, कुछ अधिकारी आए हैं। राजवीर ने भौहें चढ़ाईं, कौन अधिकारी? सिपाही ने कहा, लगता है जिले से हैं। उनके साथ कुछ और पुलिस वाले भी हैं। राजवीर थोड़ा चौंका, लेकिन उसने खुद को संभालते हुए कहा, अरे ठीक है, देखते हैं कौन आया है। वह तेज कदमों से बाहर की तरफ बढ़ा। बाहर आकर उसने देखा कि चौकी के सामने 3 गाड़ियां खड़ी हैं। उनमें से कुछ वरिष्ठ अधिकारी उतर रहे थे। राजवीर ने तुरंत टोपी ठीक की और आगे बढ़कर औपचारिक सलाम किया। जय हिंद सर। इतनी रात को? उन अधिकारियों में से एक ने बिना जवाब दिए सीधे पूछा, यहां अभी थोड़ी देर पहले एक महिला को लाया गया है? राजवीर ने बिना हिचकिचाए कहा, जी सर, एक संदिग्ध महिला मिली थी, पूछताछ के लिए लाया गया है। अधिकारी ने ठंडी नजरों से उसे देखा और कहा, हमें उससे मिलना है। राजवीर के चेहरे पर हल्की बेचैनी आई, लेकिन उसने तुरंत कहा, जी सर, जरूर। वह उन्हें अंदर लेकर आया। कमरे में दाखिल होते ही सभी की नजर लॉकअप की तरफ गई, जहां कविता अभी भी सलाखों के पीछे खड़ी थी। अधिकारी ने तुरंत सीधा खड़े होकर जोर से कहा, जय हिंद मैडम। कमरे में मौजूद हर व्यक्ति एक पल के लिए जैसे पत्थर का हो गया। राजवीर के चेहरे का रंग अचानक उड़ गया। उसने अविश्वास से उस महिला की तरफ देखा जिसे वह अब तक एक आम यात्री समझ रहा था। कविता धीरे धीरे सलाखों के पास आई। कांस्टेबल ने घबराकर लॉकअप की चाबी ढूंढनी शुरू कर दी। जैसे ही दरवाजा खुला, कविता बाहर आई और सीधी खड़ी हो गई। उसकी आवाज अब बिल्कुल अलग थी, कठोर, स्पष्ट और अधिकार से भरी हुई। उसने कहा, इंस्पेक्टर राजवीर सिंह, मैं इस जिले की डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कविता शर्मा हूं। यह सुनते ही राजवीर के पैरों तले जैसे जमीन खिसक गई। उसका चेहरा पीला पड़ गया और उसकी आंखों में डर साफ दिखाई देने लगा। वह हकलाते हुए बोला, मैडम, मुझे नहीं पता था। मैं समझा कि
कविता ने उसकी बात बीच में ही रोक दी। तुम्हें यह जरूर पता था कि मैं एक महिला हूं, और तुम्हें यह भी पता था कि आज दोपहर जिस लड़की को तुमने लूटा था वह भी एक महिला थी। कमरे में खड़े अधिकारियों के चेहरे सख्त हो चुके थे। कविता ने तेज आवाज में कहा, तुमने सड़क पर लोगों को रोका, उनसे पैसे और गहने छीने, और जब मैंने विरोध किया तो मुझे अवैध रूप से हिरासत में लेकर लॉकअप में बंद कर दिया। राजवीर अब लगभग कांप रहा था। उसने हाथ जोड़ते हुए कहा, मैडम, मुझसे गलती हो गई, कृपया मुझे माफ कर दीजिए, मेरे बच्चे हैं। कविता की आंखों में जरा भी नरमी नहीं आई। उसने कहा, गलती तब होती है जब इंसान अनजाने में कुछ गलत कर दे, लेकिन तुम जो कर रहे थे वह अपराध है। उसने पास खड़े अधिकारी से कहा, इंस्पेक्टर राजवीर सिंह को तुरंत हिरासत में लिया जाए। दो पुलिसकर्मी आगे बढ़े और उन्होंने राजवीर के कंधे पकड़ लिए। वह अब भी कुछ बोलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी आवाज कमजोर पड़ चुकी थी। उसी क्षण कमरे का माहौल पूरी तरह बदल चुका था। कुछ देर पहले तक जो आदमी खुद को इस इलाके का शेर समझ रहा था, वह अब उसी लॉकअप के सामने खड़ा था जिसमें उसने कुछ देर पहले एक निर्दोष महिला को बंद किया था। देवगढ़ चौकी के उस कमरे में अब माहौल पूरी तरह बदल चुका था। कुछ ही मिनट पहले तक जिस जगह पर इंस्पेक्टर राजवीर सिंह का घमंड गूंज रहा था, वहीं अब सन्नाटा था। कमरे में मौजूद हर पुलिसकर्मी सीधे खड़ा था। किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि आंख उठाकर भी कविता शर्मा की तरफ देख सके। कविता कुछ सेकंड तक बिना कुछ बोले खड़ी रही, जैसे वह उस पूरे कमरे को देख रही हो जिसने वर्षों से शायद ऐसे ही कई अन्यायों को चुपचाप सहा होगा। फिर उसने धीमे लेकिन स्पष्ट स्वर में कहा, इंस्पेक्टर राजवीर सिंह, आपने सिर्फ एक महिला को नहीं रोका था, आपने कानून को रोका था। आपने सिर्फ एक लड़की के गहने नहीं छीने, आपने उस भरोसे को छीना जो जनता वर्दी देखकर करती है। उसके शब्द कमरे की दीवारों से टकराकर गूंज रहे थे। राजवीर अब भी कांप रहा था। उसके चेहरे पर वह घमंड नहीं था जो कुछ देर पहले सड़क पर दिखाई दे रहा था। उसने धीमी आवाज में कहा, मैडम, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। कविता ने उसे ठंडी नजरों से देखा और कहा, जब तुमने सड़क पर उस लड़की को रोका था तब भी उसने तुमसे विनती की थी, क्या तब तुम्हें उस पर दया आई थी? राजवीर चुप हो गया। उसके पास कोई जवाब नहीं था। कविता ने तुरंत आदेश दिया, इस इंस्पेक्टर की वर्दी अभी इसी वक्त उतरवाई जाए, इसके कंधे के सितारे हटाए जाएं और इसे उसी लॉकअप में बंद किया जाए जिसमें यह निर्दोष लोगों को बंद करता था। दो अधिकारियों ने तुरंत आगे बढ़कर राजवीर के कंधों से उसके सितारे उतार दिए। उस पल राजवीर का चेहरा ऐसा लग रहा था जैसे उसकी पूरी दुनिया उसके सामने ढह गई हो। कुछ ही क्षणों बाद वही इंसान जो खुद को इस इलाके का शेर समझता था, उसी लोहे के लॉकअप के अंदर खड़ा था जिसमें कुछ देर पहले कविता खड़ी थी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होने वाली थी। कविता ने तुरंत दूसरे अधिकारी की तरफ देखा और कहा, इंस्पेक्टर की अलमारी और रिकॉर्ड रूम तुरंत चेक किया जाए। कुछ मिनटों के अंदर अलमारी खोली गई। जैसे ही दरवाजा खुला, अंदर का दृश्य देखकर कमरे में खड़े सभी लोग हैरान रह गए। वहां कई डिब्बे पड़े थे और उनमें अलग अलग तरह के गहने रखे हुए थे, हार, कंगन, अंगूठियां, चूड़ियां। एक अधिकारी ने धीरे से कहा, मैडम, लगता है यह कई महिलाओं के गहने हैं। कविता ने गंभीर स्वर में कहा, यानी यह पहली घटना नहीं थी। अलमारी के नीचे एक बैग भी मिला जिसमें बड़ी मात्रा में नकद पैसे थे। अब यह साफ हो चुका था कि यह सिर्फ एक रात का अपराध नहीं था, बल्कि महीनों से चल रहा एक संगठित अत्याचार था। कविता ने तुरंत आदेश दिया, इन सभी गहनों और पैसों की सूची बनाओ और उस लड़की को तुरंत बुलाओ जिसने फोन किया था। कुछ देर बाद वही लड़की चौकी में लाई गई। वह अब भी घबराई हुई थी, लेकिन जब उसने कविता को सामने खड़ा देखा तो उसकी आंखों में उम्मीद की चमक लौट आई। कविता ने अलमारी से निकले गहनों में से एक हार उठाया और पूछा, क्या यह तुम्हारा है? लड़की की आंखों से तुरंत आंसू निकल पड़े। उसने कांपती आवाज में कहा, जी मैडम, ये वही है, मेरी मां ने मेरी शादी में दिया था। कमरे में मौजूद हर व्यक्ति उस दृश्य को चुपचाप देख रहा था। कविता ने वह हार लड़की के हाथ में रख दिया और कहा, आज के बाद कोई भी तुम्हें यह कहने की हिम्मत नहीं करेगा कि सड़क पर चलने के लिए पुलिस को खर्चा पानी देना पड़ता है। लड़की फूट फूट कर रोने लगी। उसने हाथ जोड़कर कहा,
मैडम, आपने मेरी जिंदगी बचा ली। अगर आप नहीं होती तो। कविता ने उसे रोकते हुए कहा, मैं कोई देवी नहीं हूं। मैं सिर्फ अपना काम कर रही हूं। कानून का काम है लोगों की रक्षा करना, उन्हें डराना नहीं। उसी समय बाहर एक और गाड़ी आकर रुकी। कुछ देर बाद एसपी महेंद्र चौहान तेजी से अंदर आया। शायद उसे अब पूरी घटना का अंदाजा हो चुका था। उसने कमरे में चारों तरफ देखा और फिर कविता के सामने खड़ा हो गया। कविता ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, महेंद्र जी, आपने फोन पर कहा था कि शायद लड़की ने पुलिस को गलत समझ लिया होगा। एसपी के पास कोई जवाब नहीं था। कविता ने कठोर स्वर में कहा, आपकी चौकी में महीनों से महिलाओं को रोका जा रहा था, उनसे गहने छीने जा रहे थे, और आपको इसकी भनक तक नहीं लगी? या आप जानबूझकर अनजान बने रहे? एसपी का चेहरा झुक गया। कविता ने बिना आवाज ऊंची किए कहा, आप अभी के अभी अपना चार्ज अपने जूनियर को सौंप दीजिए। आपके खिलाफ विभागीय जांच शुरू की जा रही है। कमरे में मौजूद अधिकारी समझ चुके थे कि अब मामला बहुत ऊपर तक जाएगा। कविता ने आखिरी बार लॉकअप की तरफ देखा, जहां राजवीर चुपचाप खड़ा था। उसने कहा, आज से इस जिले में कोई भी वर्दी कानून से ऊपर नहीं होगी। बाहर सुबह होने लगी थी, खेतों के ऊपर हल्की धूप फैलने लगी थी और हवा में रात की ठंडक धीरे धीरे खत्म हो रही थी। कविता चौकी से बाहर आई तो वही सड़क सामने थी, जहां कुछ घंटे पहले एक डरी हुई लड़की लुटी हुई खड़ी थी। अब वही सड़क सुबह की रोशनी में शांत दिखाई दे रही थी। उसने एक पल के लिए उस रास्ते को देखा और फिर अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ गई। जाते जाते उसने उस लड़की से कहा, अब तुम बिना डर के अपने घर जा सकती हो। यह सड़क तुम्हारी भी उतनी ही है जितनी किसी और की। लड़की की आंखों में अब डर नहीं था, सिर्फ कृतज्ञता थी। उस सुबह देवगढ़ की सड़क पर सिर्फ एक इंस्पेक्टर गिरफ्तार नहीं हुआ था, बल्कि एक झूठ भी टूट गया था। वह झूठ कि सत्ता के सामने आम इंसान हमेशा कमजोर होता है। और अगर आप इस कहानी को सुनते हुए महसूस करते हैं कि सच में अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना जरूरी है, तो याद रखिए, कभी कभी एक फोन कॉल भी पूरी व्यवस्था को बदल सकता है। अगर आपको ऐसी कहानियां सुनना पसंद है जहां सच अंत में जीतता है, तो इस कहानी को आगे जरूर साझा कीजिए, क्योंकि हर आवाज किसी न किसी के लिए उम्मीद बन सकती है।